एक जो हमारा पुनर्वास कार्य का जो कॉल ऑफ एक्शन की बात किए थे, आह्वान था, कार्य आह्वान, उसके ऊपर हम अभी थोड़ा चर्चा, एक प्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ जो अनुशंसा है, जो सीबीआर ग्लोबल नेटवर्क और इफ्रा की तरफ से हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और आपका उसमें हम स्वीकृति चाहते हैं आपके सामने। ये मुख्यतः हम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनर्वास कार्य कॉल ऑफ एक्शन जो है 2030, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में पुनर्वास के समायोजन के बारे में जो प्रमुख गतिविधियां हैं उनको विस्तार से बताया गया है। और ये जो है कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। पहला, प्रांतीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पुनर्वास के लिए मजबूत नेतृत्व और राजनीतिक समर्थन बनाना। जैसा कि राधिका ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कुछ इनमें से कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा, लेकिन ये पूरे 10 बिंदु आपके सामने अभी हम रख रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर भी आप इस पे मान सकते हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया सहित, मतलब जब कोई इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन, उसकी जो तैयारी है और उसका जो रिस्पॉन्स है कि हम जब आपातकाल की कोई परिस्थिति हुई तो हम किस तरह से उसको सामना करने की तैयारी हमारी है, उनको उसके साथ साथ पुनर्वास योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन को मजबूत करना, ये भी इन कार्य आह्वान में एक हिस्सा है। तीसरा, पुनर्वास का स्वास्थ्य क्षेत्र में समाकलन, मतलब उसमें उसको जोड़ना, उसका इंक्लूजन होना, इंटीग्रेशन होना, उसके हेतु सुधार और साथ ही साथ अंतर विभागीय कार्य कुशलता में वृद्धि। अब अंतर विभागीय कार्य कुशलता मतलब स्वास्थ्य विभाग तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे, अगर हम विकलांगता को देखते हैं तो उसमें शिक्षा विभाग के साथ साथ जो हमारी सोशल जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है वो जुड़ता है, साथ ही आप देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग जुड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे विभाग जुड़ते हैं। तो पुनर्वास का स्वास्थ्य क्षेत्र में समाकलन हेतु सुधार और साथ ही अंतर विभागीय कार्य कुशलता में वृद्धि द्वारा जन समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी प्रयास। तो सिर्फ एक विकलांग व्यक्तियों के लिए ही नहीं, जो दूसरे लोग भी हैं, जिनको चाहे उसमें वृद्ध हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी सारी सेवाएं स्वास्थ्य के साथ साथ पुनर्वास की और दूसरी जो दूसरे विभागों की सेवाएं हैं उनमें कार्य कुशलता, जो उनकी एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रयास होना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं में पुनर्वास को शामिल करना, ये आपने शुरू से कई बार आपने इसके बारे में सुना। पांचवा, सभी व्यक्तियों जिनमें ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोग शामिल हों, उनके लिए व्यापक पुनर्वास सेवा प्रणाली का निर्माण, जिसके द्वारा उत्तरोत्तर गुणवत्ता सेवाओं और सहायक उत्पादों तक न्याय संगत पहुंच प्राप्त हो सके। मतलब वहां तक जो स्कीम्स हैं, जो हमारी जिस तरह के सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां तक हम पहुंच सके। न्याय संगत पहुंच मतलब इसमें हमारे एक अधिकार रूप में हम पहुंच सके, किसी की मेहरबानी के साथ नहीं, न्याय संगत पहुंचना बहुत जरूरी है। छठवां, एक मजबूत बहुआयामी पुनर्वास कार्यबल का विकास करना। हमारे जो पुनर्वास कार्यकर्ता है उनकी बात है, एक मजबूत बहुआयामी पुनर्वास कार्यबल का विकास करना जो प्रत्येक देश के संदर्भ के लिए उपयुक्त हो। अब अलग अलग देश की अलग अलग परिस्थितियां हैं, और हमारे देश में तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां जो पुनर्वास कार्य है, पर्टिकुलरली सामुदायिक पुनर्वास कार्य, उसका एक आयाम अलग है। अगर वो जंगल क्षेत्र है तो वहां अलग है, अगर डेजर्ट एरिया है, जहां रण है, जहां मरुस्थल है, वहां अलग है। तो हर तरह की एक ऐसी पुनर्वास कार्यबल का विकास करना जो प्रत्येक देश के प्रत्येक परिस्थिति के संदर्भ के लिए उपयुक्त हो, और साथ ही सुनिश्चित करना कि पुनर्वास एक विषय के रूप में सभी स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षण प्रशिक्षण में शामिल हो। मतलब जब हम हेल्थ रिलेटेड लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें भी पुनर्वास का एक विषय
जोड़ना चाहिए ताकि उनको पुनर्वास, विकलांगों के पुनर्वास के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी तंत्र से जुड़ता है तो वो स्वास्थ्य विभाग होता है और उनको जानकारी विकलांगता और पुनर्वास के बारे में होना बहुत जरूरी है। सातवां, उपयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्वास के लिए वित्तीय स्रोतों का विस्तार करना। सरकार की तरफ से, जैसा राधिका ने कहा कि सरकार की तरफ से तो हमको बजट चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही जो दूसरी गैर सरकारी स्रोत हैं, चाहे वो आप CSR देखिए, कंपनी की तरफ से देखिए, लोगों के सहयोग से, जो आजकल बहुत चलता है क्लाउड फंडिंग जिसको कहते हैं, वो इस तरह के अलग अलग स्रोतों का विस्तार हमको करना चाहिए ताकि पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। आठवां, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बढ़ाने हेतु पुनर्वास के लिए प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना। इसमें जो साथ ही कामकाज, विकलांगता, कामकाज मतलब एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, विकलांगता और स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का उपयोग करते हुए संस्थागत पुनर्वास का जो डेटा है और जानकारी है वो एकत्र करना। तो ये जहां राधिका जी ने बात की थी कि बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट से दो देशों के बीच में साझा होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए सॉरी। नौवां, पुनर्वास के लिए अनुसंधान क्षमता का निर्माण और गुणवत्ता प्रमाण की उपलब्धता का विस्तार करना। हमारे यहाँ रिसर्च का, जो रिहेबिलिटेशन के जो काम होते हैं उसमें रिसर्च बहुत कम होती है, तो इसमें अनुसंधान क्षमता, रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ावा देना और गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में हमको सोचना और उसको विस्तार करना जरूरी है। 10वां, पुनर्वास के क्षेत्र में नेटवर्क और साझेदारी को स्थापित करना और विशेष रूप से निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले देशों के बीच में पारस्परिक संबंधों में मजबूती लाना। हर एक देश जिसके पास जिस तरह की का स्रोत हो, जिस तरह की क्षमता हो, उसको एक दूसरे के साथ साझा करे तो उसमें पुनर्वास में बहुत फायदा होगा और सारे देशों में जो विकलांग हैं उनको एक तरह का पुनर्वास की सेवा मिल सकेगी। अब इसके बाद हम आते हैं कि इन सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन फोरम फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर ऑल IFRA ने कुछ अनुशंसाएं की हैं और उन अनुशंसाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें दो मुख्य चीजें हैं जो आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसके बाद नीचे 10 छोटी अनुशंसाएं भी हैं। छोटी का मतलब संक्षिप्त में 2022 की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में सभी के लिए पुनर्वास पर एक संकल्प अपनाया जाना चाहिए और ये प्रस्तावना हम चाहते हैं कि IFRA की तरफ से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से WHO तक और WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तक पहुंचे, जैसा वेंकी हमको शुरुआत में बता रहे थे। और दूसरा, सभी के लिए पुनर्वास पर WHO के इस प्रस्ताव में सामुदायिक पुनर्वास को पुनर्वास रणनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जो WHO ने कहीं इसको छोड़ दिया है, इसको उन्होंने अभी शामिल नहीं किया है। इसको शामिल करना बहुत जरूरी है, इसको मान्यता मिलना बहुत जरूरी है। इनको ध्यान में रखते हुए कुछ अनुशंसाएं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, सरकार को भी हम भेजेंगे। सबसे पहले, प्रशिक्षित ग्राम स्वास्थ्य या पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा विकलांग व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए प्रशिक्षण भी देना होगा। जो ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और पुनर्वास कार्यकर्ता हैं उनको जल्द पहचान के प्रशिक्षण भी देना होगा। उपलब्ध आंकड़ों को एकत्र करने के लिए नियमित सर्वेक्षण का समय समय पर अद्यतनीकरण किया जाना चाहिए। मतलब हमको 5 साल पुराना आंकड़ा लेके उस पे हम किसी तरह से अपनी योजना को बैठाने की कोशिश करें, वो ना हो। अद्यतनीकरण मतलब हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो अभी के आज के अवसर पर जो है वो
सर्वेक्षण, वो आंकड़ा हम इस्तेमाल करें ताकि मैदानी स्तर पर और सभी बीमारियों और विकलांगताकारी स्थितियों को दूर किया जा सके। जब तक हम आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमारी योजनाओं को नहीं मानेंगे, तब तक हम आज की परिस्थितियों को के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, उनसे लड़ने के लिए और विशेष रूप से बीमारी और विकलांगताकारी स्थितियों को दूर करने के लिए। देश में प्राथमिक सेवाओं को मजबूत करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में समुदाय आधारित पुनर्वास का एकीकरण करना, इंटीग्रेशन करना, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य और पुनर्वास बहुत जरूरी है कि हाथ से हाथ मिला के चले। पुनर्वास के एक विकासात्मक मॉडल को बढ़ावा देना, हर व्यक्ति को अधिकतम क्षमतावर्धन करने के लिए अवसर मिले और जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुकूलन और उचित सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का फायदा मिल सके। पांचवा समुदाय आधारित पुनर्वास में बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों को प्राथमिकता मिले। गृह आधारित सेवाओं को सामुदायिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और देखभालकर्ताओं को, केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाए और उनके काम को मान्यता दी जाए। वो सिर्फ थैंक यू सर्विस ना हो, और संभवतः इस काम के मान्यता के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से उनकी भरपाई भी की जा सके, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ उनको मान्यता दे देते हैं लेकिन कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। तो इन लोगों को, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपनी 2 जून की रोटी कमाते हैं और साथ ही साथ ये देखभाल भी करते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। 6वां, ऐसे व्यक्ति जिनमें बौद्धिक विकलांगता, गंभीर विकलांगता या बहुविकलांगता हो, दीर्घकालीन रोग हो और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें हो, उनके लिए कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें गृह आधारित देखभाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा रहा है कि हर एक विकलांग बच्चे को आप जो सरकारी स्कूल है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें नहीं डालिए, घर पे ही पढ़ाइए, घर पे ही रखे, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो जरूरतमंद है, जैसे जो उम्र में बहुत ज्यादा है, बहुत गंभीर विकलांगता है, जिनका स्कूल में पहुंच पाना मुश्किल है, उनको कम से कम गृह आधारित देखभाल के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। 7वां, सीबीआर को केवल एक मॉडल परियोजना के रूप में केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में नहीं, परंतु सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। कि एक कोई नाम से किसी एक जिले में, किसी एक छोटे कस्बे में हम सीबीआर चला दिए और वो मॉडल हम बना लिए, लेकिन उस मॉडल का अगर हम ज्यादा बड़े क्षेत्रों में अगर उसका हम इम्प्लीमेंटेशन ना करें, सार्वभौमिक रूप से उसको हम ना लाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 8वां, सभी पेशेवर स्वास्थ्य कर्मचारियों को विकलांगताओं, दीर्घकालीन रोगों और इन परिस्थितियों का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हर एक पेशेवर स्वास्थ्य कर्मचारियों को, ये हम पुनर्वास कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेशेवर स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात कर रहे हैं कि उनको विकलांगताओं के बारे में पता हो, साथ ही ऐसे रोग जिनसे विकलांगता जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, दीर्घकालीन रोग, उसके बारे में, और इन रोगों और विकलांगताओं के कारण व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर, उसके सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पे, उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पे जो प्रभाव पड़ता है, उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इस प्रशिक्षण का अर्थ ये नहीं होगा कि वो टीचर बन जाए या वो डॉक्टर बन जाए या वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए, नहीं। इसका अर्थ ये है कि उनको ये मालूमात होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति में कोई विकलांगता है, अगर कोई व्यक्ति जिसको सुनने में नहीं आता ठीक से, उसको समाज में किस जगह पर क्या फायदा, क्या मदद मिल सकती है, वहां उसको रिफर कर सके। ये भी एक स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो ऐसा कर सके। तो आवश्यकता है कि पुनर्वास को एक संकीर्ण चिकित्सीय मुद्दा नहीं, परंतु अधिकार आधारित सामाजिक समावेशन के व्यापक अर्थ में देखा जाना चाहिए। नंबर 9, भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए ये अति आवश्यक है कि समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होने वाले क्रियाकलापों का अतिरिक्त अध्ययन हो। मतलब इसे हमको
और करीब से देखने की जरूरत है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन को लेकर। इसकी प्रणाली पर शोध किया जाए और अनुभवों को प्रभावी रूप से साझा तथा प्रचारित किया जाए कि वहां से जो हम सीख रहे हैं, जो भारत में हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, उससे हम उसकी तुलना करें। जो अच्छाई बांग्लादेश के सीबीआर में है, क्या हम उन अच्छाइयों का पालन हम यहाँ अपने देश में कर सकते हैं, या जो हमारे यहाँ अच्छे से काम कर रहा है क्या हम वो नेपाल को दे सकते हैं, या क्या हम उसको थाईलैंड में दे सकते हैं। इस तरह का प्रभावी रूप से अनुभवों का आदान प्रदान बहुत फायदे कारक होगा। 10वां और अंतिम, विकलांग महिलाओं सहित सभी विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर पुनर्वास के प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, विशेषतः उन परिस्थितियों पर जहां उन्हें पुनर्वास प्रणालियों का एक अभिन्न अंग बनने और व्यापक समाज का नेतृत्व करने का अवसर मिला हो। तो हमको ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने एक नेतृत्व लिया और दूसरों के जीवन में प्रभाव डाला। उन लोगों के जीवन को हमको सामने लाना पड़ेगा ताकि लोग उनसे सीख सकें और एक अच्छे एडवोकेट बन सकें, सेल्फ एडवोकेट लोग बन सकें।